नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या पहुंची 1488। आज आए 77 नए मामले। राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या 719। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर सभी प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को दिए निर्देश। उनके पुनर्वास और कौशल के अनुरूप रोजगार की योजना बनाने को भी कहा। राज्य सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जारी की नई गाइडलाइन। अब राज्य में रेड जोन, ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन की जगह कंटेनमेंट जोन और बफर जोन की व्यवस्था लागू। और आतंकियों से लोहा लेते हुए राज्य का एक और लाल शहीद। 8वीं गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे शहीद आशीष सिंह नेगी। रुद्रप्रयाग के उनके गांव में शोक की लहर। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1488 हो गई है। आज समाचार लिखे जाने तक 77 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए, जबकि 35 लोग स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए। राज्य में अब कुल एक्टिव केस की संख्या 719 है। आज 997 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई। कोरोना संक्रमण केस के दोगुने होने की दर अब करीब 16 दिन हो गई है। इस समय 22,501 लोग फैसिलिटी क्वारंटीन में हैं। आज टिहरी में 43, पिथौरागढ़ में 7, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में 4-4 केस सामने आए, जबकि बागेश्वर और देहरादून में 3-3 केस मिले। अल्मोड़ा में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला। इस समय प्रदेश में कुल 60 कंटेनमेंट जोन हैं। इनमें कल शाम देहरादून में वार्ड नंबर 5, जौलीग्रांट और राम विहार बुल्लुपुर शामिल किए गए। वहीं हरिद्वार में ग्राम टिकमपुर, ग्राम गेंडी खाता और ग्राम खेदी शिकोहपुर शामिल किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को 15 दिन के अंदर सभी प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने का निर्देश दिया है। अदालत ने मजदूरों के पुनर्वास के लिए उनके कौशल का विवरण तैयार करने के बाद रोजगार उपलब्ध कराने की योजनाएं बनाने का भी निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, संजय किशन कौल और M.R. शाह की पीठ ने केंद्र को यह निर्देश भी दिया कि मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए राज्यों की मांग के अनुरूप 24 घंटे के अंदर अतिरिक्त रेलगाड़ियां उपलब्ध कराई जाएं। अदालत ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के मामले में मजदूरों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने पर विचार करने का भी निर्देश दिया। पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मजदूरों की पहचान और पंजीकरण किया जाए जो अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं। परिवहन की व्यवस्था सहित यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकारियों को मंगलवार से 15 दिन का समय दिया गया है। अदालत अब जुलाई में इस मामले की सुनवाई करेगी। अदालत ने कहा है कि मजदूरों के कल्याण और रोजगार की योजनाओं का पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। कोरोना वायरस और लॉकडाउन को देखते हुए मजदूरों की दुर्दशा का स्वतः संज्ञान लेते हुए अदालत ने 5 जून को आदेश सुरक्षित रखा था। कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित देश के 31 शहरों से आने वालों के लिए सख्ती की गई है। अन्य जगहों से आने वालों को वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया है। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। अब राज्य में रेड जोन, ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन की जगह कंटेनमेंट और बफर जोन की व्यवस्था लागू की गई है। कोरोना संक्रमण के आधार पर जिलाधिकारी कंटेनमेंट जोन तय करेंगे। इन जोन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पूर्व के आदेश का पालन किया जाएगा। कोरोना संक्रमण प्रभावित 31 जिलों से आने वाले लोगों को 7 दिन क्वारंटीन और 14 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा। राज्य के महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने इस बारे में जानकारी दी। जो देश के 31 शहर ऐसे हैं जहां जिनको हम हाई लोड शहर बोल रहे हैं, जहां कोरोना का स्प्रेड ज़्यादा है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, पुणे है, थाने है, तो इन सब की लिस्ट बन गई है। वो हमने उत्तराखंड पुलिस के पेज पे भी डाल दी है। इनसे जो भी व्यक्ति आएगा उसे 7 दिन का क्वारंटाइन इंस्टीट्यूशनल करना पड़ेगा। ठीक है, या तो वो सरकारी क्वारंटीन में जा सकता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, या पेड क्वारंटीन भी है, उसके होटल जाए 800-900 के रेंज के, उसमें जा सकते हैं। और 14 दिन का उसे होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ये SOP बनी। बाकी शहरों से जो भी आएगा उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की जरूरत नहीं, वो होम क्वारंटीन में जा सकते हैं। अशोक कुमार ने बताया कि इस दौरान यदि कोई 1-2 दिनों के लिए आता है तो उन्हें विशेष परिस्थितियों में कुछ छूट दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। कि उसमें कुछ छूट है, रिलैक्सेशन है। एक तो 65 साल से ऊपर वालों को रिलैक्सेशन है,
दूसरा 10 साल से नीचे वालों को रिलैक्सेशन है, तीसरा जो मेडिकली जिनको प्रॉब्लम है उनको रिलैक्सेशन है इसमें क्वारंटाइन से। इस तरह की एक छूट उनके लिए भी आई है जो प्रोफेशनली इंडस्ट्रियल या किसी काम से शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आते हैं 1 या 2 दिन, तो वो लोग भी उनको ये है कि एक बारी क्वारंटाइन सेंटर जाएंगे, उसके बाद अपने कार्यस्थल पे जाएंगे और कार्य निपटा के वो वापस जा सकते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर अशोक कुमार ने कहा कि अभी सरकार ने यात्रा शुरू नहीं की है, इसलिए कोई चारधाम यात्रा के लिए आवाजाही ना करें। देखिए, चारधाम यात्रा अभी तक शुरू नहीं हुई है, अभी राज्य सरकार का निर्णय आना बाकी है। तो जो भी लोग हैं जो चारधाम यात्रा करना चाहते हैं अभी वो इसको प्लान ना करें, जब नई गाइडलाइंस आ जाए, जिस दिन क्लियर हो जाए कि अब चारधाम यात्रा खुली है, तभी लोग बाग इन चार धामों के लिए जो उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री, तभी प्रस्थान करें, उससे पहले वो ना चले। रुद्रप्रयाग में कल जिलाधिकारी वंदना ने केदारनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहितों के साथ यात्रा शुरू करने को लेकर बातचीत की। केदारनाथ के रावल जगतगुरु भीमाशंकर लिंग शिवाचार्य ने पत्र के जरिए जिलाधिकारी को अपना सुझाव भेजा। तीर्थ पुरोहितों का मानना है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए अभी केदारनाथ यात्रा शुरू नहीं करनी चाहिए। जो सरकार का एक निर्णय आया कि वह केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ कर दी जाए, बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि वह यात्रा प्रारंभ हो, लेकिन इस समय जो विकट परिस्थिति आ गई है पूरे देश के अंदर, विश्व के अंदर, ऐसे समय में हम लोग होटल व्यवसायी, तीर्थ पुरोहित समाज, घोड़े खच्चर वाले, तमाम हमारे क्षेत्र के वासी जो हैं, ये जाने वाले जो यात्री बाहर से आएगा वो निस्संदेह संक्रमित होगा और न हो केदारनाथ जैसे पवित्र स्थल एक बीमारी का भयंकर रूप ले ले। तो इसके लिए हमने आज माननीय जिलाधिकारी महोदय से तमाम लोगों ने अपने सुझाव दिए और उन्होंने इसको स्वीकारा। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि तीर्थ पुरोहित समाज के सुझाव को देवस्थानम बोर्ड के अधिकारियों को भेजा जाएगा। इससे पहले कल बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने भी 30 जून तक यात्रा शुरू न करने का सुझाव दिया था। देवस्थानम बोर्ड चारधाम यात्रा से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स, तीर्थ पुरोहित, व्यापारी, होटल समुदाय से जुड़े लोगों के सुझाव ले रहा है। इसी के आधार पर यात्रा को लेकर फैसला किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाओं और बंगलों के किराए को माफ करने के लिए वर्ष 2019 में लाए गए विधेयक को नैनीताल हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इस कानून को नैनीताल हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगलों का बाजार दर से किराया वसूल करने का आदेश दिया है। अन्य सुविधाओं के लिए भी उन्हें पैसे देने होंगे। हाईकोर्ट ने बंगला गाड़ी समेत सभी सुविधाओं का किराया बाजार भाव से देने के लिए 6 महीने का समय दिया है। इसके अतिरिक्त नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रवासियों को क्वारंटीन किए जाने से जुड़ी जनहित याचिका पर भी आज सुनवाई की। हवाई सेवा से आने वाले प्रवासियों को जबरन पेड क्वारंटीन भेजे जाने के मुद्दे पर अदालत ने कहा कि यात्रियों की सहमति से ही उन्हें पेड क्वारंटीन सेंटर भेजा जाना चाहिए, जिसके लिए सरकार ने केंद्र, राज्य सरकार के साथ मुख्य सचिव और नागरिक उड्डयन सचिव को आदेश दिए हैं। जम्मू में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए रुद्रप्रयाग जिले के जवान के शहीद होने से पूरे गांव में शोक का माहौल है। शहीद आशीष सिंह नेगी 8वीं गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे। वे रुद्रप्रयाग के केदारनाथ विधानसभा के मक्कू गांव के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जवान के निधन पर दुख जताया। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं की एक टीम ने कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए फेस मास्क और पीपीई के लिए नैनो कोटिंग प्रणाली विकसित की है। ये नैनो कोटिंग मौजूदा मास्क में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत पैदा करती है और रोग के संक्रमण के जोखिम को कम कर सकती है। कोटिंग में इस्तेमाल फाइटोकेमिकल को वायरस को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया। IIT Roorkee has developed a very simple method to coat these masks which are being used by people these days, all health workers, etc. And we have developed a nano coating system. So there are 3 steps in this process. First step is making of nanoparticles. They are silver nanoparticles. They are known to inhibit lot of bacteria and viruses. Once these things are prepared, then we add 2 phytochemicals which are available to us. Now we add these as well as surfactant in such a ratio that all these chemicals they act in a synergistic manner to inhibit the bacteria and viruses. प्रोफेसर नवीन कुमार ने दिखाया कि किस तरह मास्क के ऊपर नैनो कोटिंग की जाती है। There are 2 ways by which we can coat these masks. One is to simply coat them with a brush like this, and second we have this automatic coater.
So the mask can be kept here, and this machine will coat the nano coating on these masks. लॉकडाउन में लौटे प्रवासी अपने गांव की सूरत बदलने के लिए भी काम कर रहे हैं। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट तहसील के टुंडा चौड़ा गांव में लौटे युवा अपने गांव को सड़क से जोड़ने में जुटे हैं। इस गांव से मुख्य सड़क 4 किलोमीटर दूर है। आने जाने में लोगों की परेशानी को देखते हुए बीते 10 दिनों में प्रवासियों और ग्रामीणों ने मिलकर 2 किलोमीटर तक सड़क की खुदाई की। नोएडा जॉब करता था कॉल सेंटर पे, वहाँ से मैं अभी कोरोना की वजह से गांव आया और फिर क्वारंटाइन में था, फिर होम क्वारंटाइन में था। फिर इसी तरह यहाँ सभी लोगों ने पहल की थी कि रोड बनानी है, हमें रोड चाहिए गांव में, गांव का विकास करना है, तो मैं भी इसी पहल से जुड़ गया। बेहतरीन मौका था, कोरोना के चलते लॉकडाउन था, कई लोग गांव में आए बाहर से प्रवासी लोग, तो सभी गांव वालों ने, गांव के जो लड़के थे उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं हम लोग खुद ही खोद के अपना रोड बनाएंगे। गांव की प्रधान मनीषा कहती हैं कि प्रवासी और ग्रामीण सभी सड़क को खुद ही बनाने पर सहमत हो गए और अब पूरा गांव इस मुहिम से जुड़ गया है। युवाओं के साथ मिलकर मीटिंग की कि क्यों ना खुद ही इस रोड का निर्माण किया जाए, जो 3-4 किलोमीटर हमारे गांव से रोड तक जो 3-4 किलोमीटर का रास्ता है पैदल। तो गांव वालों ने और युवाओं ने उसमें साथ दिया, सहयोग दिया। उन्होंने बोला कि हाँ हम स्वतः ही इसका रोड का निर्माण करेंगे। आज हमारे प्रवासी लोग आए हैं और उनके सहयोग से जो उस ग्राम पंचायत में जो सड़क का निर्माण खुद अपने संसाधनों से किया जा रहा है, सरकार को इसमें साथ देना चाहिए। जो भी प्रवासी लोग आ रहे हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी मेहनत सफल होगी। सड़क न होने से रोजमर्रा के कामों में होने वाली दिक्कत दूर होगी और उनके गांव तक वाहन चलने लगेंगे। सोमवार को राज्यपाल की मंजूरी के बाद गैरसैंण का भराड़ीसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गया। यहां करीब 82 किलोमीटर दायरे के क्षेत्र को राजधानी क्षेत्र के तौर पर विकसित किया जाएगा, जिसमें 196 ग्राम सभाएं, 2 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका क्षेत्र शामिल होंगे। दिल्ली की तर्ज पर राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र की तरह गैरसैंण राजधानी परिक्षेत्र होगा, जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगा। इसका दायरा अल्मोड़ा के द्वाराहाट से लेकर चमोली के कर्णप्रयाग तक होगा। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने पर चमोली के लोगों ने खुशी जताई। इससे क्षेत्र का विकास होगा, सड़क, स्कूल, अस्पताल की सुविधाएं बेहतर होंगी, साथ ही यहां की सुविधाएं बेहतर होंगी, साथ ही यहां के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। कल जो सरकार द्वारा ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई है, उसके लिए हमारे उत्तराखंड की पूरी जनता बहुत खुश है। हम आगे भी यही आभार प्रकट करेंगे अपने मुख्यमंत्री जी को कि वो हमारे देश में बेरोजगारों को भी रोजगार दिलाने की पूर्ण तरह से कोशिश करें और हमारे नौजवान युवक सब खुश रहें। गैरसैंण में पेयजल की किल्लत को दूर करने के लिए एक बड़ी झील बनाई जा रही है। साथ ही मोथागाड़ नदी के पुनर्जीवन का कार्य शुरू हो गया है। वहीं गौचर हवाई पट्टी पर सुधारीकरण का कार्य जारी है। चौखुटिया में भी एक हवाई पट्टी का निर्माण प्रस्तावित है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या पहुंची 1488। आज आए 77 नए मामले। राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या 719। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर सभी प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को दिए निर्देश। उनके पुनर्वास और कौशल के अनुरूप रोजगार की योजना बनाने को भी कहा। राज्य सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जारी की नई गाइडलाइन। अब राज्य में रेड जोन, ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन की जगह कंटेनमेंट जोन और बफर जोन की व्यवस्था लागू। और आतंकियों से लोहा लेते हुए राज्य का एक और लाल शहीद। 8वीं गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे शहीद आशीष सिंह नेगी। रुद्रप्रयाग के उनके गांव में शोक की लहर। नमस्कार।